180,000 और इसके जो यूनिट्स हैं वो ये 145,000 आया है कि 175,000 थे जिसमें से 30,000 क्लोजिंग में पड़े हैं, तो बिके कितने होंगे? इसने इतने बना के बेचे, इसने इतने बना के बेचे, बाकी अभी क्या है पड़े। अब यहाँ पर दिन क्या गई यूनिट्स, तो फिर आगे इनकी क्या आएगी? कॉस्ट भी तो आएगी। अच्छा मैं यहाँ पर बेचे हुए क्यों ले रहा हूँ? सेलिंग है ना, कि सेलिंग एक्सपेंसेस है तो मैं असल में सेलिंग निकालना चाह रहा हूँ, तो फिर जितने बेचे होंगे उसी हिसाब से लेंगे। तो जनवरी में तो 180,000 उसने लास्ट लाइन में लिखा कि प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, बना के बेच दिए 180,000, ये तो बात होगी यहाँ तक। उसके बाद फेब का कितना होगा इस पीरियड में? कहता 175,000 बनाए, हमका बेचे कितने? कहता पड़े हैं 30,000, बेचे कितने? 145,000। अब आएगी कॉस्ट, तो कॉस्ट कितने के बिके होंगे? सरप्राइज देखे ना, नहीं बताइए। हाँ तो मल्टीप्लाई करें, जी 80,000, ये तो बनेगी कॉस्ट। हमें और क्या चाहिए था साहब? जो हमने कल हाइलो में देखा, या कहीं हमें कोई हिंट मिलता है जिससे हम वहां तक जा सकते हैं। 42,000 यूनिट किया सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 295,000 फरवरी का दिया, वो दिया हुआ फेब का, वो लिख लेते हैं। फेब का लिया 295,000 सेलिंग, यानी कि यूनिट सोल्ड या सोल्ड यूनिट और इनका टोटल जो खर्चा हुआ वो 295,000, और इसका 42,000 ज्यादा हो गया, 42,000 337 डिफरेंस 42 यहाँ 35। अच्छा ये वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू रिवर्स में है, क्योंकि इसका ये हिंट था कि फेब के 295,000 के सेलिंग एक्सपेंसेस हैं पिछले साल, उससे 42,000 कम हुए, तो इसका मतलब है कि ये 42,000 या तो इसमें ऐड करके यहाँ जाए, या 42,000 की फिगर यहाँ लिखें, उसमें से ये ऐड करें, तो मतलब ये फिर 42,000 कम हो, ऐड करने के बाद ये ऊपर पहुंचे, तो कितना आंसर? 35। अब आएंगे हम इसकी एक यूनिट की कॉस्ट। अब आएंगे एक यूनिट की कॉस्ट पे, तो हम ये कहेंगे कि 35,000 यूनिट सोल्ड हुए और इनके ऊपर 42,000 का जो खर्चा था वो हुआ, 42,000 का खर्चा हुआ। अब कितना रहेगा 42,000 का एक्सपेंस ऑन द बेस ऑफ 35, तो B की वैल्यू निकलेगी, B इज इक्वल टू 42,000 का एक्सपेंस ऑन द बेस ऑफ 35,000, आंसर है 1.2। ये 1.2 क्या होगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगी, और अगर हमें निकालनी है टोटल में, यानी कि ये तो वेरिएबल निकला, हमें क्या चाहिए इसमें से? फिक्स चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे? रखेंगे इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस bx। अब टोटल यहाँ पर कोई भी इनमें से अगर देखेंगे, लेकिन हमने रखना फेब वाला है एहतियातन, या जनवरी वाला है? जनवरी वाला रखें। 337,000 इज इक्वल टू a प्लस
1.2 into 180,000. is equal to A plus B है 1.2 into 180,000 तो 121. A is equal to 121,000 और ये काम आएगा 121,000. कितना बन गया? इसके अलावा कुछ है फिक्स? मतलब अगर हमने वो बात की थी कि सेलिंग के कुछ खर्चे हैं तो एडमिन वो उसमें सेलिंग में जो फिक्स का पोर्शन था वो निकाल लिया, बाकी क्या रह गए? वेरिएबल रह गए. जब वेरिएबल पे आएंगे तो दोबारा देख लेंगे, लेकिन अभी हमने इसमें से फिक्स निकाली और फिक्स निकाल के हम उसमें ले जाएंगे. तो टोटल करें इसका कितना है? 8 3 4 9 बस. तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ वर्किंग वन 8349. ये हम वर्किंग वन से लेके आए हैं. इसके बाद हमें क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए. अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब चाहिए होगा तो उसके लिए एक तो सेल प्राइस का पता होना चाहिए और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो कैसे निकालेंगे जी? जी ओवरहेड्स और वेरिएबल होंगे वो और बस. यार मटेरियल लेबर एफओएचसी का क्या काम था? कोई प्रोडक्शन भी तो हुई होगी, जितने यूनिट्स बनाए होंगे मटेरियल भी उतने यूनिट्स का लगा होगा, जितने यूनिट्स बनाए होंगे लेबर भी उतने यूनिट्स का पैसा लेती होगी. तो ये भी क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे. तो यहाँ पर वेरिएबल्स भी कितने दिखे? 3. एक सेल प्राइस, पैसा कमाया मतलब सेल प्राइस कितनी है? 26 ही ना भाई. और फिर सेलिंग कॉस्ट कितनी वो हम निकाली. सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 1.20. एक यूनिट को बेचने की कॉस्ट 1.20 बेच के उससे जो कमाया जाएगा वो 26. तो मतलब कि ये अभी तक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा. इसके अलावा कॉस्ट वाला भी पड़ा क्योंकि कंट्रीब्यूशन का प्रॉपर फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अब सेल प्राइस कितनी? 26. वेरिएबल कॉस्ट का छोटा सा टुकड़ा भी हमने देखा जिसमें सिर्फ वेरिएबल सेलिंग पर यूनिट 1.2, बाकी जो उसकी बनने की कॉस्ट होगी जब वो भी उसमें से माइनस की जाएगी, लेकिन वो भी सिर्फ वेरिएबल वाली. तब हम कहाँ पर पहुंचेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पे, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे, फिर डिवाइड करवा के हम यूनिट्स निकालेंगे. अब वर्किंग करते हैं. वर्किंग टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये थी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जब हमने वर्किंग निकाली तो फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अब यहाँ पर सेल्स कितनी है? रुपीज 26 पर यूनिट. उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग, ये लेस सेलिंग कॉस्ट वो है 1 ये हो गया लेस. इसके बाद आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट. ये भी क्या होगी? लेस. मतलब कि आप वेरिएबल कॉस्ट की बात करें कि ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट
अब ये इसमें से माइनस होगी, ये हमने निकाला हुआ है वर्किंग 1.1 से 1.20। अब इसके लिए हम करेंगे वर्किंग 3, तो यहां आ जाएगा वर्किंग प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में सबसे पहले ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, फिर इनपुट, फिर आउटपुट। अब यहाँ पर वो लॉसेस वगैरह जो उसके बाद की थी वो चीज़ें आएंगी क्योंकि वो वेरिएबल। अब जब प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए क्या बनेगा, क्वांटिटी शेड्यूल। तो ही पता चलेगा कि हमने आउटपुट कितने की दी, आउटपुट जो आई होगी उसको ही फिर देखेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट में सबसे पहले क्या बनेगा, क्वांटिटी शेड्यूल बनेगा। और क्वांटिटी शेड्यूल सबसे पहले, फिर नॉर्मल लॉस और फिर अगर वो लाइन प्रोसेस कॉस्टिंग जैसी आएगी तो वर्किंग उसको वैसी ही होगी। क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कितने, नहीं ना, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है। इनपुट कितने का दिया था, इनपुट कितने यूनिट्स का दिया जी, प्रोडक्शन तो निकालें। टू 21875 कितने बच्चों का निकला, 218,750। जी निकला है 218 आपका, ओके। अब इसमें ये देखना है कि 175,000 यूनिट्स ऐसे ही ना, 20% वेस्ट भी होते हैं, 20% वेस्ट भी तो होते हैं। तो क्या 20% वेस्ट होने के बाद 175 है या उससे पहले? तो अगर पहले है तो फिर आप समथिंग क्यों लेके बैठे हो आपसे? मतलब कि आपने जब मटेरियल खरीदा होगा वो 175 नहीं बल्कि 100% होगा। ये उस 100 का 80% आपके पास रह चुका, ये उस 100 का 80% आपके पास रह चुका है। अगर ये बात कभी ना समझ आए ना कि 80 पे डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है या समथिंग, ये कन्फ्यूजन अभी अगर क्रिएट हो रही है अभी भी, इसके लिए माइंड में फिर ये चीज रखें कि ये कुछ 100 था उसका 20%, ये कोई 100 था उसका 20% वेस्ट होने के बाद ये भाई साहब 175,000 रह चुके हैं। ये उसका वेस्ट होने के बाद 175,000 रह गए। आप बेहतर है कि इसको इस तरफ ला के डिवाइड करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि वो अपने आप में 100% था कि ऐसे किए ना 175,000 डिवाइडेड बाय 0.8, तो आंसर क्या निकला 218,750। मतलब कितने का इनपुट दिया होगा जो 20% वेस्ट होने के बाद 175 का आउटपुट आपके पास रह गया। ये भी बात उसी से क्लियर हो गई। अब रह गया नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस पे कितना है? क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है नहीं तो कितना 43750 ये क्लोजिंग का। कोई आप नॉर्मल गेन आप नॉर्मल लॉस ऐसे ही उसने कोई बात बोली नहीं थी तो वो होगा भी नहीं।
अब ये चीज है तो फिर इनपुट अगर इतने यूनिट्स का आया है तो मटेरियल कितने यूनिट्स का आया होगा, वो भी उतने यूनिट्स का आया होगा। अब प्राइस पर यूनिट अगर निकालें तो 10 रुपए मटेरियल के, लेबर कितने रुपए की एक यूनिट के ऊपर, 2 रुपए की, वेरिएबल ओवरहेड कितने रुपए का, 4 रुपए का। ये 4 रुपए के लिए कितने का खरीदा था, माइनस क्या कर देंगे, इसकी रिकवरी वैल्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट। याद करें वो फॉर्मूला प्रोसेस कॉस्टिंग वाला, उसमें फॉर्मूला पढ़ा था कि कोई अगर रिकवरी वैल्यू आएगी तो वो कॉस्ट में से माइनस होगी। अब हमको पता ये चल गया कि हमने यूनिट बनाए हैं, मंगवाए थे 2,18,750 के, ये आए कितने के होंगे, इसकी कॉस्ट क्या होगी, हम कहेंगे 10 रुपए का लेबर का मटेरियल के अकॉर्डिंग, 2 रुपए की लेबर, 4 रुपए के वेरिएबल ओवरहेड्स, ये बन गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये मल्टीप्लाई से होगी, कहते यार ये तो इतने रहे नहीं ना, कुछ वेस्ट भी हुए, रिकवरी वैल्यू भी देके गया, तो हम क्या करेंगे, वो रिकवरी वैल्यू ये इंटू 5 करेंगे, 5 रुपए के कितना है ना, माइनस करके जो टोटल कॉस्ट फिर बनेगी उससे इसके 175 यानी कि आउटपुट के यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे, फिर पर यूनिट आपके पास आएगा प्रोडक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर सारे पर यूनिट निकाल रहे हैं, टोटल नहीं।